हेलो गाइज, माय नेम इज़ रवि मीणा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि। तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं भी बहुत खुश हूँ। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, विटामिन ई। दोस्तों, विटामिन ई से सभी एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके बीच साझा करने वाला हूं। दोस्तों, आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में विटामिन ई से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ये मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं। गाइज, आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइज, आपके एक कमेंट से मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। आपके लिए वो कमेंट चाहे इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन मेरे लिए वह कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, जनन हार्मोन किस विटामिन को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी को, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई को, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए को, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी को। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई। दोस्तों, विटामिन ई को जनन हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों विटामिन ई जो होता है ये हमारे जनन में सहायक होता है। ये हमारे जनन में सहायक होता है। यही कारण है दोस्तों विटामिन ई को जनन हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया आपको कि विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों, क्यों कहा जाता है विटामिन डी को हार्मोन विटामिन? क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से हमारे शरीर में हार्मोन का निर्माण होता है, कुछ उसी तरीके से हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण भी होता है। विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा में होता है दोस्तों, और विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल करता है। कौन करता है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जनन हार्मोन किस विटामिन को कहा जाता है। दोस्तों, विटामिन ई को जनन हार्मोन कहा जाता है और विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है? निम्न में से किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी। गाइज, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई। ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई। दोस्तों, विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्यों कहा जाता है? इसके बहुत सारे रीजन हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। दोस्तों, जब हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है तो दोस्तों उस समय होता क्या है, हमारी बॉडी में कुछ फ्री ऑक्सीजन का निर्माण होता है। दोस्तों, ये फ्री ऑक्सीजन जो होती है ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है। किस तरीके से नुकसानदायक होती है? जैसे कि दोस्तों, अगर ये फ्री ऑक्सीजन हमारी त्वचा के पास चली जाती है तो त्वचा के सेल को डैमेज कर देती है, और दोस्तों जिससे हमारी त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लग जाती है। हम कह सकते हैं कि हमारी त्वचा खराब हो जाती है। नंबर 2 की बात की जाए तो दोस्तों, ये फ्री ऑक्सीजन अगर हमारे हृदय के पास चली गई तो हमारी हृदय की कोशिकाओं को डैमेज कर देती है, जिससे दोस्तों हमें हृदयघात जैसी समस्या पैदा हो सकती है। नंबर 3 की बात की जाए दोस्तों, अगर ये फ्री ऑक्सीजन हमारी आंखों के पास चली गई तो दोस्तों हमारी आंखों की जो सेल है उस सेल को डैमेज कर देती है दोस्तों, जिससे कि हमारी आंखें खराब हो सकती है।
कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि ये जो फ्री ऑक्सीजन है, ये फ्री ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। इस फ्री ऑक्सीजन को खत्म करने के लिए, इस फ्री ऑक्सीजन को खत्म करने के लिए दोस्तों हमारे शरीर में कुछ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं, इस फ्री ऑक्सीजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनका निर्माण दोस्तों किससे होता है, तो विटामिन ई से इन एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, इस फ्री ऑक्सीजन को नष्ट करने में सहायक होते हैं। अगर तो दोस्तों यही कारण है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों विटामिन ई के जो स्रोत है उससे दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण हमारे शरीर में होता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, इन फ्री ऑक्सीजन को नष्ट करने का कार्य करता है। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई शरीर के किस भाग के लिए अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर ए हड्डियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी त्वचा के लिए, ऑप्शन नंबर सी आंखों के लिए, ऑप्शन नंबर डी किडनी के लिए। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा के लिए। दोस्तों हमारा जो विटामिन ई होता है ये क्या करता है, त्वचा पर निखार लाने का कार्य करता है, हमें स्वस्थ दिखाता है। और दोस्तों ये विटामिन ई किसके लिए अच्छा होता है, विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए अच्छा होता है। जबकि दोस्तों हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है, तो जो विटामिन डी होता है दोस्तों ये हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है, तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। दोस्तों अगर किडनी की बात की जाए तो किडनी के लिए ऐसा कोई प्रॉपर विटामिन नहीं है जो दोस्तों हमारी किडनी के लिए अच्छा हो। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी त्वचा के लिए। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की खोज किसने की थी। विटामिन ई की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए इवास ने, ऑप्शन नंबर बी बायोसर ने, ऑप्शन नंबर सी दोनों ने, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इवास व बायोसर दोनों ने ही विटामिन ई की खोज की थी। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकांश एग्जामों में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए कैल्सीफेरोल, ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर सी रेटिनोल, ऑप्शन नंबर डी थायमिन। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरोल। टोकोफेरोल दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है। जबकि दोस्तों कैल्सीफेरोल की बात की जाए तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। इसके अलावा दोस्तों रेटिनॉल की बात की जाए तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों थायमिन की बात की जाए तो शुरू में दोस्तों ये विटामिन बी का रासायनिक नाम था, लेकिन दोस्तों जैसे ये विटामिन के भागों की चर्चा हुई दोस्तों उसी के साथ में से चेंज करके विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो रखा गया था वो रखा गया था दोस्तों थायमिन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टोकोफेरोल। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। निम्न में से विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए नारियल का पानी, ऑप्शन नंबर बी अनार, ऑप्शन नंबर सी बीज, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर बीज का मतलब है जैसे कि दोस्तों जो ड्राई फ्रूट है, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है दोस्तों, जैसे कि दाख बादाम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा दोस्तों और भी विटामिन ई के मुख्य स्रोत है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सब्जियों से मिलने वाले तेल, मछलियों का यकृत का तेल, सूरजमुखी का तेल, तरबूज, दोस्तों नारियल का पानी, अनार, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी दोस्तों विटामिन ई के मुख्य स्रोत है। अगर आप लिख सकते हो मैं एक बार और बता देता हूँ, नारियल का पानी दोस्तों, नारियल का पानी, अनार, बीज, सब्जियों से मिलने वाले तेल, मछलियों का यकृत का तेल, सूरजमुखी का तेल, तरबूज आदि विटामिन ई के मुख्य स्रोत है। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से विटामिन ई की कमी से रोग है।
ऑप्शन नंबर ए ईयरली एजिंग, ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर सी हृदयघात, ऑप्शन नंबर डी नपुंसकता, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए दोस्तों, ईयरली एजिंग, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें उम्र से पहले ही बूढ़ापा आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूं दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमारी जो उम्र होती है इस उम्र से पहले ही बूढ़ापा आ जाता है दोस्तों, उम्र से पहले ही बूढ़ापा आ जाता है। बूढ़ापा आना, उम्र से पहले ही बूढ़ापा आना ईयरली एजिंग में। दोस्तों त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लग जाती है। जो हमारी त्वचा होती है इस त्वचा पर दोस्तों क्या हो जाता है, झुर्रियां पड़ने लग जाती है, झुर्रियां पड़ने लग जाती है ईयरली एजिंग में। और दोस्तों ये विटामिन ई की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ईयरली एजिंग, इसमें क्या होता है, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। उम्र से पहले ही बूढ़ापा आ जाता है और दोस्तों त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लग जाती है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं दोस्तों, मोतियाबिंद की। इस मोतियाबिंद में क्या होता है, सबसे पहले बात की जाए तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। नंबर 2 पर होता क्या है दोस्तों, मैंने बताया था हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। दोस्तों जब केमिकल रिएक्शन होती है तो दोस्तों फ्री ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये फ्री ऑक्सीजन क्या करती है दोस्तों, हमारी आंखों के पास चली जाती है, हमारी आंखों के पास चली जाती है और आंखों की जो सेल्स होती है, हमारी आंखों की जो सेल्स होती है उस सेल को दोस्तों डैमेज कर देती है, उस सेल को डैमेज कर देती है, जिससे दोस्तों हमारी आंखों के सामने कुछ दोस्तों झिल्ली सी होती है, ये झिल्ली सी आ जाती है। और दोस्तों इस बीमारी को क्या कहा जाता है, इस बीमारी को कहा जाता है मोतियाबिंद। इसमें दोस्तों हमें बलर बलर दिखाई देना लग जाता है। तो दोस्तों मोतियाबिंद भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की, हृदयघात की। हृदयघात में क्या होता है, जब दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो अभी मैंने बताया उस समय दोस्तों फ्री ऑक्सीजन का निर्माण होता है, फ्री ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये फ्री ऑक्सीजन हमारे हृदय के पास चली जाती है और दोस्तों हृदय की जो सेल्स होती है, कोशिका होती है, उसको दोस्तों डैमेज कर देती है। और डैमेज करने पर दोस्तों हमें हृदयघात जैसी समस्या पैदा होने लग जाती है। दोस्तों जो हृदयघात है दोस्तों, ये भी दोस्तों विटामिन ई की कमी से भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए दोस्तों, नपुंसकता। दोस्तों सबसे पहले ये भी विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों इसमें क्या होता है, ऐसे रोग में क्या होता है, नपुंसकता रोग में ऐसे व्यक्ति दोस्तों जिसमें विटामिन ई की कमी होती है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो दोस्तों नपुंसकता क्या है, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दोस्तों आपको चारों बीमारी मैंने बता दी जो कि विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग है। बात क्लियर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि दोस्तों विटामिन ई की कमी से जो होने वाले रोग है वह ईयरली एजिंग, मोतियाबिंद, हृदयघात, नपुंसकता इत्यादि, ये चारों ही दोस्तों विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से मोतियाबिंद के लक्षण है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विटामिन ई की कमी से होता है, आंखों के आगे झिल्ली आ जाती है, आंखों की सेल इसमें डैमेज हो जाती है। और दोस्तों आंखों की सेल को डैमेज कौन करता है, ये हमारी फ्री ऑक्सीजन करती है, जो कि दोस्तों केमिकल रिएक्शन के समय हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।